हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के इंपोर्टेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं। जो 30 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको परखना है, अपने आप को परखना है कि आप इन क्वेश्चनों को कितने क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी आंसर्स राइट दे के आते हैं। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे। भाई क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँ, लेकिन उससे पहले टाइम टेबल को देखते हैं कि हमारी टाइम टेबल क्या है। जो लाइव क्लास की टाइम टेबल होती है वही सेम रहेगी, ठीक है। याद रखिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको देख रखा है, आपको देख सकते टेलीग्राम पे आपको पेपर हैकर के नाम से मिल जाएगा, या यदि आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो आपको सूरज राज बरेली देखना पड़ेगा। साथ ही फेसबुक सूरज राज बरेली के नाम से है, वन वी आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि बात करूं फेसबुक पेज की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सारे लिंक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और साथ ही साथ फेसबुक और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जाकर सिंपली हमारे उसको ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ बात करने वाला हूँ यहाँ जीके और जीएस की टेस्ट की, वो 11 बजे हमारा सुबह मॉर्निंग में चलता है, 11 बजे, ठीक है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के एग्जाम के स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन जरूर जो मैं आपको डेली कोई आज दे रहा हूँ, उन क्लास जरूर अटेंड किया करें, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक सरकारी सीट 100% मिलेगी। और फिर भी आप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में किसी भी एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी में कहीं भी, तो मैं आपको दिला के रहूंगा। कहीं भी दिलाओ, आप ये कहो सबसे कम फीस में आपको एडमिशन कराऊंगा। कोई भी आपका भाई बहन कोई भी है तो मुझे एक बार कॉल जरूर करना एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। उसके बाद में है रीजनिंग लाइव क्लास की बात करूं तो आपको 4 PM पे आपको स्टार्टिंग हो जाती है रीजनिंग की। साथ ही साथ हिंदी का जो लाइव टेस्ट चलता है वो 8 PM, मतलब कि शाम को 8 बजे, ठीक है, चलता है। बिल्कुल, तो ये थे सारी जानकारी लाइव क्लास से रिलेटेड। तो हम आपको क्वेश्चन की ओर देकर चलते हैं। भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन का आंसर सभी लोग, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल सभी लोगों के आंसर राइट आना चाहिए, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आएगा। कोकर तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की उत्तरी भाग को कोकर तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किसके नाम से जाता है? कोकर तट के। यदि बात करूं कोकर तट का विस्तार कहां से कहां तक है, कभी एग्जाम में आ जाए कि कोकर तट कहां से कहां तक एरिया पड़ती है, तो आपको गुजरात से लेकर गोवा तक है, इतना इसका विस्तार किया गया है, गोवा से गुजरात तक, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? यह कह सकते हैं गुजरात से गोवा तक, ठीक है, कोकर तट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसे हम क्या कहते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, प्रोग्राम कोड कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे, सिस्टम कोड कहेंगे, या ह्यूमन कोड कहेंगे? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर 20 राइट है, ह्यूमन कोड। ह्यूमन कोड को कैप्चर कोड भी कहते हैं। आप जानते होंगे जब भी किसी फॉर्म को भरते हैं तो इस प्रकार का एक कैप्चर भरा होता है, यहां कुछ लिखा होता है FTL वगैरह, और यहां आपको वही कॉपी करके भरना होता है। तब आपका कोई भी फॉर्म होता है वो फिल होता है, या फिर कोई PDF वगैरह कुछ डाउनलोड होती है, कुछ कैप्चर लोग मतलब कि लगा देते हैं उस साइट पर, तभी वो क्या होता है भाई, इसको कैप्चर कोड को ही हम ह्यूमन कोड कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? भाई समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, कह सकते हैं इनका जो नाम था जी भी कह सकते हैं, जो बीजी तिलक थे, बीजी तिलक को हम बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, उन्होंने इसका संपादन किया था। इस बात को याद रखेंगे। और ये किस भाषा में थी? केसरी जो पत्रिका थी, पत्र था, समाचार पत्र था, वो किस भाषा में था? तो आप इसको कहेंगे कि ये मराठी भाषा में था। किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। राइट ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? आप कहेंगे साबरमती आश्रम से की थी, ठीक है। ये गुजरात में स्थित है। साबरमती आश्रम कहाँ है? आप कहोगे गुजरात में स्थित है सर, गुजरात में, ठीक है। साथ ही साथ ये भी मैं कभी बात करूं, ये कब इस प्रारंभ की गई थी, तो आप कहोगे 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 में स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है। ये जो कह सकते हैं जो दांडी यात्रा थी वो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट की गई थी। इसमें 78 लोग थे, 78 लोग शामिल हुए थे,
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसको जो ये डांडी यात्रा हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कभी आ जाता है, जो डांडी यात्रा शुरू की गई थी वो सत्याग्रह स्टार्टिंग किया गया था। उसका मकसद था कि ये जो नमक पर जो कर लगाया गया था उसको हटाना का मुख्य मकसद था इसका। ठीक है, तो इसलिए चलाई गई थी। और जो डांडी यात्रा थी वो कुछ दिन बाद कह सकते हैं कह सकते हैं जो अवज्ञा आंदोलन था उसमें परिवर्तित हो गई थी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अकाल तख्त के निर्माणकर्ता निम्न में से किस सिख गुरु को या गुरु थे यह बोला जाता है, कह सकते हैं अकाल तख्त। देखिए, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता किसे बोला जाता है, बिल्कुल कौन से सिख गुरु को बोला जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, कौन रहने वाले हैं, गुरु हरगोविंद जी को अकाल। देखिए, काल की बात करने वाले यहाँ, काल काल कौन लेकर आएगा, तो आपको क्या हरि ही जी भगवान होंगे वही काल लेके आएंगे। ठीक है, तो मारने के लिए सबको, तो अकाल तख्त का क्या होगा, हरि गोविंद। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर, यदि कभी ये आ जाए कि आगे जो हरगोविंद है, ये हरगोविंद जो कितने आप कहोगे कौन से गुरु थे सिख के, तो आप कहोगे छठवें, 6 नंबर के गुरु थे। ठीक है, बिल्कुल, इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें सिखों का कह सकते हैं, इन्हें सिखों का सैनिक संप्रदाय भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, बहुत ही बढ़िया, वास्को डिगामा ने की थी। बिल्कुल ठीक है, अब कभी आता है कब की थी, तो 1998 में की थी, सॉरी एक मिनट, 1498 में, कितने में, 1498 ईस्वी में की थी ओके, वास्को डिगामा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। ठीक है, और कभी ऐसा आ जाए कि वास्को डिगामा कौन था, तो आपको पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, और ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा था भारत के अंदर। ठीक है, और ये समुद्री मार्ग से आया था, तभी उन्होंने समुद्र की खोज की थी। ठीक है, भारत की जो कह सकते हैं मार्ग की खोज की थी, समुद्र मार्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी, तो भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा, सूरत में खोली गई थी, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। ये कब खोली गई थी, तो आपको 1600 ईस्वी में खोली गई थी। ठीक है, ये क्या थी, भारत की पहली अंग्रेजी कंपनी थी जो सूरत में खोली गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। और यदि कभी बात पूछ ले कि बंगाल में अंग्रेजों द्वारा पहली कंपनी कौन सी खोली गई थी बंगाल में, तो आप कहोगे बंगाल में जो फैक्ट्री खोली गई थी पहली, उसे हुंगली के नाम से जाना जाता है। किसके, हुंगली के नाम से, हुंगली फैक्ट्री खोली गई थी। ठीक है, हुंगली में खोली गई थी, इस बात को याद रखेंगे, पहली फैक्ट्री जो खोली गई थी वो हुंगली में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, बेगम हजरत महल 1857 की जो क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही है, तो जो बेगम हजरत महल था 1857 में, ये जो ईस्वी की जो क्रांति थी में किस स्थान से संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाले हैं, क्या रहने वाला है, बेगम हजरत महल की बात करने वाले हैं, तो अब वो लखनऊ से संबंधित है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। ठीक है, यदि बात करें, ये जो बेगम हजरत महल था, इस पर एक क्रांति हुई थी, एक लड़ाई हुई थी, एक विद्रोह हुआ था लखनऊ में, जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आप कहोगे 4 जून को हुआ था, 4 जून 1857 में हुआ था, 4 जून 1857 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिल्कुल, ये जो 10 महीने तक ये विद्रोह चला था, लखनऊ में चला था हजरत महल के खिलाफ, बिल्कुल 10 महीने तक चला था। इस क्वेश्चन को दीजिए, इस क्वेश्चन को आपको बताना है, गांधी जी के द्वारा जो क्रांति में प्रथम सत्याग्रह था को नील किसानों के से संबंधित रहा, जिससे या कह सकते हैं इससे जुड़ा जो स्थल कौन सा था, ये आपको बताना है। देखिए, गांधी जी थे, उनके द्वारा एक प्रथम सत्याग्रह चलाया गया था, पहला। ठीक है, जो नील किसानों से संबंधित था, वो किस स्थान से संबंधित है, तो आप बताना किस स्थान से रिलेटेड था, वो कहाँ चलाया गया था। ठीक है, तो आप कहोगे चंपारण में चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था, चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, चंपारण में चलाया गया था, जो क्या है, नील किसानों से संबंधित था। किससे था भाई, किसानों से संबंधित था। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई, सभी लोगों के आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। अब वो आ जाए कब चलाया गया था, तो आप कहोगे 1917 में चलाया गया था। कब चलाया गया भाई, 1917 में चलाया गया था। ठीक है ना, सभी के राइट आंसर आ गए। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो इसमें एक बात और याद रखिए, जब चलाई ये नील कब ये नील किसानों के लिए क्यों चलाया गया था? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो कह सकते हैं तिनकंठिया जो प्रथा थी, तिनकंठिया प्रथा वो लागू कर दी गई थी। तभी नील किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गया था, ठीक है, कि घाटा हो रहा था बहुत लोग किसानों को, तभी ये क्या हुआ, यही तभी सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 10 देखिए, ऑप्शन नंबर आपका एज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद किसकी कृति है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फेमस चीज है और सब जानते हैं, जयदेव की है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर एज राइट है। और बात करें ये जयदेव, कभी आ जाता है कि जयदेव किसके दरबारी कवि थे, कभी पूछ लेता है किसके दरबारी कवि थे, तो वे बंगाल के शासक थे लक्ष्मण, ठीक है, तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या है? एज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, कब हुआ था अभी राज्याभिषेक? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे शिवाजी का, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 11वें का आंसर क्या रहने वाला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, 1674 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। और उन्होंने क्या किया था, जो एक बादशाह औरंगजेब थे उससे लोहा लिया था शिवाजी ने, इस बात को याद रखेंगे। और कह सकते हैं जो एक पंडित थे बनारस के, उनके द्वारा इनका राज्य अभिषेक किया गया था। उनका नाम था पंडित का गंगा भट्ट द्वारा, ठीक है, तो गंगा भट्ट उस पंडित का नाम था, उसके द्वारा क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ बोला हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकाश में पृथ्वी के समान समान है? तो देखिए, यहाँ कौन सा ग्रह है जो आकार में क्या होता है, आकार में पृथ्वी के समान है, आपको ये बताना है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आन देंगे। बिल्कुल, पृथ्वी के समान है, आकार में गोल होगा, तो ऐसा कौन सा ग्रह है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी लोग। 13वें का क्या रहने वाला है? 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। शुक्र ग्रह, बिल्कुल ठीक है, शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के ग्रह के कह सकते हैं पृथ्वी के आकार की तरह है, बिल्कुल समान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, भंगणी भी कहते हैं। साथ ही साथ सबसे चमकीला तारा भी बोला जाता है इसे, सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। और कह सकते हैं सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी इसे कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ बोला गया है टुंड्रा क्या है? टुंड्रा सभी लोग बताएंगे, टुंड्रा क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे, टुंड्रा क्या है? ऑप्शन नंबर 13 का आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल, एक क्या है ये टुंड्रा की बात करें, एक शीत मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्षोभ मंडल कहा जाता है। कैसे कहेंगे भाई? निचली परत क्या होती है? अब एक ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने की तो आप बताओ, बिल्कुल आप याद कर पाएंगे। क्षोभ मंडल का मतलब क्या है? बिल्कुल छोर से मतलब क्या है? बिल्कुल नीचे से। छोर का मतलब ये हुआ ना, बिल्कुल नीचे से। क्षोभ मंडल बिल्कुल नीचे से, क्षोभ मंडल हो गया। बिल्कुल, तो आप लगा दो भाई, छोरे से पूछ रहा है, बिल्कुल नीचे वाली पूछ रहा है, तो क्षोभ मंडल हो गया। मध्य बीच वाली, ताप मंडल जहां समान ताप रहता है, ठीक है, समताप मंडल। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बिल्कुल, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। जिसने भी सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट है। साथ ही साथ यहाँ बात करूँ लद्दाख का पठार, ठीक है। यदि बात करता कभी विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप कहते पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा है। यदि बात करें सबसे भारत की बात करें तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा होगा। पूरे विश्व की बात करें तो पामीर का पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, सभी के आंसर राइट आना हो स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल राइट है, गोदावरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट रहेगा। सभी के ऑप्शन नंबर डी इज राइट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोला गया है, 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? मतलब क्या है कि कौन से सभ्यता के लोग थे जो माता देवी की पूजा करते थे?
ठीक है, ये आपसे यहाँ से पूछा गया है। साथ ही साथ माता देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी, ठीक है, या फिर रही है? अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल आंसर क्या रहने वाला है सभी लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माता देवी की पूजा करते थे, ये बात सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। बिल्कुल सभी के आंसर सी इज राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य देखिए यहाँ बोला गया राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा का जैव मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था? तो यहाँ पूछा गया है राजस्थान में एक माउंट आबू, ठीक है, में स्थित दिलवाड़ा मंदिर है, जैन मंदिर, ठीक है, उसके किस किस धर्म के लोगों द्वारा बनाया गया था, ये पूछा गया है। कौन से धर्मों के लोगों ने उस मंदिर को बनाया था? यहाँ जैन मंदिर की बात करना है तो जैन लोगों ने बनाया होगा, तो जैनियों द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैन मंदिर की बात कर रहे हैं तो जॉनियों द्वारा बनाया गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ बोला गया है पनामा नहर किस दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल पानवा नहर किन दो सागरों और महासागरों को जोड़ती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी के आंसर राइट आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ बात करें कह सकते हैं अल्टार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है आप यहाँ देख रहे हैं जो क्या है भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल 20 में का आंसर क्या रहने वाला है? टॉप आपको 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, टॉप 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बंदरगाह भारत का पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 30 का आंसर क्या रहने वाला है? तूतीकोरियल। बिल्कुल तूतीकोरियल क्या है? ये एक बंदरगाह ऐसा है जो भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, ये पूर्वी तट का बंदरगाह है, ठीक है। तूतीकोरिन जो आप देख रहे हैं, तूतीकोरिन ये क्या है? एक पश्चिमी तट से ना होकर ये पूर्वी तट का बंदरगाह है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये है दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा क्यों होती है? तो दिल्लियों में सर्दियों के समय मतलब कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब उस समय ठंड होती है, तब वर्षा होती है। क्यों होती है? इसका कारण क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल सभी लोगों के आंसर राइट आना चाहिए। बिल्कुल देखिए जो होती है ना, वो जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। दिल्ली के अंदर क्यों होती है? क्योंकि पश्चिमी जो विक्षोभ होता है उसके कारण क्या होती है, कह सकते हैं दिल्ली में वर्षा होती है। और देखिए सर्दियों में यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण भूमध्य सागर से चलने वाला जो हवाएं इस क्षेत्र की तरफ आ जाता है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, उसमें आर्द्रता ग्रहण करके वर्षा स्टार्टिंग हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ आपका है सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? देखिए सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल सभी लोगों के आंसर राइट आना स्टार्ट हो गए हैं। सामूहिक उपभोग का मतलब होता है घरेलू खपत से है। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल एनएनपी क्या होगा भाई? एनएनपी, हाँ, और अगले क्या हो जाएगा? साधन लागत पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है भाई। जिसने भी सी दिया है ना बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिक्री का कर सबसे क्या है महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्व का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत की बात की जाए राज्य के, तो वो है बिक्री कर। बहुत ही ऑप्शन नंबर क्या है? बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आप बताना है कि निम्नलिखित से
किस वर्ष भारत है वो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का, राइट आंसर चाहिए, बिल्कुल राइट। 2022 ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। मेरे दोस्तों के राइट आना स्टार्ट हो गए सभी लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। 26वां, इलायची तो जानते ही होंगे सबको। इलायची पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इलायची को हम कह सकते हैं कार्डमम भी कहा जाता है, कार्डमम कहा जाता है। और ये पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल इलायची की बात की जा रही है। बिल्कुल सभी के आंसर राइट आना स्टार्ट हो गए। यहाँ पश्चिमी घाट आ गया भाई, पश्चिमी घाट आएगा। सभी लोगों के आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं भाई? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल 30 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2021 के लिए जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करने वाले हैं। यहां बोला गया है भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बिल्कुल कौन, आपको बताना है कि कौन भारत का पदेन सभापति होता है। तो आप कहोगे कि भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क जिसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्र का तंत्र की स्थापना करता है वो क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि जो मस्तक है वो किसके साथ मिलकर किसको ऐड करता है फिर वो केंद्रीय तंत्र का तंत्र की स्थापना करता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 28 का ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, इसमें कोई डाउट कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल मेरु रज्जु आ गया भाई, एक ऑप्शन आ गया भाई। ऑप्शन नंबर सी देने हैं, सभी लोग ऑप्शन नंबर सी राइट दे रहे हैं। मेरु रज्जु, मेरु रज्जु और जब मस्तक मिलकर आपस में क्या करते हैं? तंत्र का तंत्र कह सकते हैं, केंद्र का तंत्र, केंद्रीय तंत्र का तंत्र का स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। मस्तक और मेरु रज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्र का तंत्र की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सभी लोगों के आंसर ऑप्शन नंबर क्या आने वाले हैं भाई? ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। बिल्कुल ठीक है। और जो केंद्र का तंत्र होता है वो संपूर्ण शरीर की तंत्र का नियंत्रण करती है। जो केंद्र का तंत्र होती है वो पूरे शरीर की जो केंद्र तंत्र का तंत्र होता है उसका नियंत्रण करती है, उसको देखभाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग वर्धनता किस प्रकार का रोग होता है? रंग जो कह सकते हैं जो रंग वर्धनता रोग होता है जिसको क्या होता है कि हरे और लाल में आपको भेद नहीं बता सकता कि ये लाल जल रहा है या हरा कलर है, कोई भेद नहीं बता सकता, उसमें अंतर नहीं बता सकता। ये अनुवंशिक रोग होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। मेरे दोस्तों सभी का आंसर राइट है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सभी लोग कमेंट। टॉप 30 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डेली टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो एग्जाम को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ के जाएंगे। एक बार जरूर इस वीडियो को देखेंगे। सभी जितनी वीडियो मैं आपको डाल रहा हूं प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा, सारी आप देख के आएंगे। टॉप 30 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां बोला गया है चीनी यात्री जो कह सकते हैं जो फरहान थे वो किस शासनकाल के समय भारत आया था? तो कौन शासक था उस समय जो भारत आया था? फरहान। तो फरहान में रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि चीन यात्री जो फरहान था वो किस शासक के समय भारत में प्रवेश किया था उसने, और उस समय वहां का बादशाह कह सकते हैं या फिर तानाशाह कह सकते हैं, तो वो कौन था? बिल्कुल भारत का। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं आया था, हर्षवर्धन की जो शासनकाल में आया था वो क्या था? वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का भी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए जो फरहान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर भाई सी आना सभी के बिल्कुल राइट आ गया है। देखिए हर्षवर्धन की बात कर दो, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो आप कहोगे हैन सॉन्ग आया था। बिल्कुल कौन आया था? हैंग सॉन्ग जो यात्री था, ठीक है, चीनी यात्री था, वो भारत में आया था। इस बात को याद रखेंगे। वो भी जो हैंगसेंग चीनी यात्री था वो भी हर्षवर्धन के भारत शासनकाल में आया था। ठीक है, यदि बात करें फरहान की तो फरहान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट रह जाएगा। कोई डाउट कोई संदेह नहीं है। प्रथम को नहीं लगाना है, द्वितीय लगाएंगे। ठीक है, ये दो चीनी यात्री थे जो आए थे जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगा, सेशन कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं। और आज की वीडियो पसंद आई लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, राम राम जी, जय हिंद।